एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ कच्चे रास्ते, खेतों में लहराती फसलें और सुबह होते ही मंदिर की घंटी और मुर्गे की बांग। रामपुर एक साधारण गांव था जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्तों से जानते थे। लेकिन उसी रामपुर में एक ऐसा घर भी था जो बाहर से तो बिल्कुल आम लगता था, पर अंदर से कई सवालों और तकलीफों से भरा हुआ था। गांव के पूरब छोर पर नीम के एक पुराने पेड़ के नीचे वो घर खड़ा था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। इसी घर में 4 लोग रहते थे, एक पिता, एक माँ और 2 बेटियां। गांव वाले अक्सर कहते थे, अच्छा परिवार है, 2 बेटियां हैं। लेकिन रामपुर के लोग ये नहीं जानते थे कि उस घर में हर कोई एक जैसी जिंदगी नहीं जीता। उस घर के मालिक थे शिव नारायण। अनन्या अब तक बिस्तर में पड़ी है। सूरज कब का निकल आया है और इसे अब भी चैन की नींद चाहिए। इस घर में रहने का मतलब ये नहीं कि बस खाओ पियो और पड़े रहो। काम दिखना चाहिए, समझी? कोई काम ही नहीं है। माँ, मैं उठ गई थी, बस पानी भरने ही जा रही थी। अभी झाड़ू भी लगा दूंगी और बर्तन भी। आप चिंता मत करिए। अभी? हर काम अभी से ही होता है तेरा। तेरी माँ ने क्या सिखाया था तुझे, या सिखाने का मौका ही नहीं मिला? अनन्या सौतेली बेटी थी, जिसकी वजह से वो अनन्या से हर काम कराती थी। अनन्या उठकर काम करने चली जाती है। रामपुर की दोपहर सिर्फ गर्म नहीं थी, वो बेरहम थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर था, खेतों की मिट्टी तप रही थी और हवा जैसे थम सी गई थी। उसी समय घर के आंगन में अनन्या बैठी थी। हाथों में काम था, लेकिन दिल में डर। उसे पता था अब अगला हुक्म क्या होने वाला है। तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है दूसरा काम देने को। अनन्या, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? काम खत्म हो गया क्या? या फिर आज भी वही नाटक शुरू है कि थक गई हूँ, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। देख, इस घर में हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से काम करता है। पूजा पड़ती है, घर का नाम रोशन करेगी, और तू मेहनत करेगी। तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ मुफ्त में रखा है? खाना, कपड़ा, छत सब यूं ही मिल जाता है। आज खेत में मजदूर कम है, जा वहाँ घास काट, मिट्टी निकाल, जो भी कहे वो कर। धूप से डर लग रहा है, गर्मी ज्यादा है, मुझे तो नहीं दिखती। जब दूसरी औरत की औलाद इस घर में आई थी, तब किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने सहा, अब तू सहेगी। याद रख, तू मेरी बेटी नहीं है। तेरा हक उतना ही है जितना मैं दूं। अब ज्यादा सवाल मत कर, निकल खेत में। और हाँ, शाम को लौटकर ये मत कहना कि तबीयत खराब है। काम अच्छे से होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। माँ के शब्द सिर्फ कानों तक नहीं गए, सीधे अनन्या के अंदर उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी यहाँ जवाब देना और सजा बढ़ा देता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोली, माँ, मैंने कभी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। न नए कपड़े, न ज्यादा खाना, न प्यार की जिद। बस इतना चाहा कि मुझे भी इंसान समझ लिया जाए। आप कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो क्या हुआ? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो क्या वो भी मुझे धूप में भेज देती, बिना ये पूछे कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मैं काम से नहीं डरती माँ, मुझे मेहनत से शिकायत नहीं। मुझे तकलीफ उस नजर से होती है जिसमें सिर्फ नफरत है। जब पूजा गलती करती है तो आप समझाती हैं, और जब मैं गलती करती हूँ तो आप मुझे मेरी औकात याद दिलाती हैं। क्या सौतेली होना इतना बड़ा गुनाह है कि हर दर्द मेरे हिस्से ही आए? मैं खेत में चली जाऊंगी माँ, काम भी करूंगी। लेकिन एक बार दिल से सोचिए, अगर मैं सच में आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझसे ऐसे बात करती? मैं काम करने से नहीं डरती है, लेकिन मुझे भी पूजा जैसे सम्मान चाहिए। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनन्या खेत चली जाती है काम करने। रामपुर की दोपहर अब और कठोर हो चुकी थी। सूरज जैसे सीधे जमीन पर आग बरसा रहा हो। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी
और हवा में भी गर्मी के अलावा कुछ नहीं था। अनन्या नंगे पांव खेत की मेड़ पर चल रही थी। हर कदम भारी था, पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल दुख रहा था। तभी उसकी सहेली मिलती है। अनन्या, अरे अनन्या, तू यहाँ? अनन्या, तू इस धूप में यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तू आज घर में होगी। तेरे हाथ कांप रहे हैं, चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा है। तेरी माँ ने तुझे यहाँ भेज दिया क्या? देख, मुझे पता है मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन गांव में सब बातें उड़कर आ ही जाती हैं। लोग कहते हैं तेरे साथ घर में ठीक व्यवहार नहीं होता। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज तुझे यहाँ देखकर दिल बैठ गया है। गुड़िया, आज किसी ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तुझे नहीं पता ये सवाल मेरे लिए कितना बड़ा है। मैं रोज काम करती हूँ, रोज सुनती हूँ, रोज सहती हूँ, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि मैं थक गई हूँ या नहीं। माँ कहती है मैं इस घर पर बोझ हूँ। दीदी को लगता है मैं उसकी जिंदगी में बेवजह की परछाई हूँ। बाबा सब देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। शायद वो भी डरते हैं कि सच बोल दिया तो घर टूट जाएगा। मैं खेत में काम से नहीं डरती, मुझे दर्द से भी डर नहीं लगता, लेकिन जब मुझे बिना वजह पराया बना दिया जाता है ना, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी असली माँ होती तो शायद मुझे यूं अकेले धूप में नहीं भेजा जाता। अनन्या की बातें सुनकर गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने अनन्या अपना मानते हुए समझाया और उससे कहा, अनन्या, तू जितना समझती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जो लड़की इतना सह सकती है वो टूटने के लिए नहीं बनी। गांव के लोग सिर्फ हंसते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि तू रोज कैसी लड़ाई लड़ती है। याद है जब हम छोटी थी और तालाब के पास बैठकर सपने देखा करती थी? तू कहती थी तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। आज भी वो सपना जिंदा है अनन्या, बस दब गया है। एक दिन तेरी यही चुप्पी तेरी ताकत बनेगी, और जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन सबको समझ आएगा कि सौतेली होना कमजोरी नहीं होती। और तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अनन्या अपनी सहेली से बात करके खेत की ओर चली जाती है और सोचती है, शायद हर दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। अनन्या खेत पहुंचती है तो उसके पिता बोलते, अनन्या, तू यहाँ पे क्या कर रही है? और तुझे खेत आने की क्या जरूरत है? मुझे पता है तेरी माँ ने भेजा है। तू थक तो नहीं गई? सुबह से तुझे काम करते देख रहा हूँ। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस काम काम और काम बेटी। कभी कभी लगता है कि तू उम्र से पहले बहुत समझदार हो गई है। ये समझदारी अच्छी भी है और डराने वाली भी। बाबा, वो बस में ऐसे ही आ गई थी। मैंने सोचा घर में काम नहीं है तो खेत चली जाती है। थकान तो होती है, लेकिन अगर मैं कह दूं तो क्या कुछ बदल जाएगा? मैंने धीरे धीरे ये सीख लिया है कि चुप रहना सबसे आसान रास्ता है। जब बोलती हूँ तो लगता है मैं ही गलत हूँ। अब बस काम कर लेती हूँ। काम में कम से कम कोई ताना तो नहीं होता। अनन्या, ये सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। तू मेरी बेटी है, मेरा खून है। और अगर मेरी बेटी ये सीख रही है कि बोलना बेकार है, तो कहीं ना कहीं मैं ही असफल हुआ हूं। मैंने सोचा था चुप रहकर सब ठीक रख पाऊंगा, घर नहीं टूटेगा, झगड़े नहीं होंगे। लेकिन आज समझ आ रहा है कि मेरी चुप्पी तेरे लिए सजा बन गई। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं डर गया था। लेकिन डर से पिता नहीं बनते। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ आप भी फंसे हुए हैं, घर, जिम्मेदारी, सब कुछ। बस कभी कभी इतना ही चाहती हूँ कि कोई पूछ ले, तू ठीक है? आज आपने पूछ लिया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। मैं मजबूत बन जाऊंगी, लेकिन आपकी ये एक बात मुझे टूटने से बचा लेगी। बाबा,
आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूं। अब अगर तुझे कभी चुप रहने का मन ना हो तो तू बोलेगी, और सबसे पहले मुझसे बोलेगी। मैं हमेशा सही नहीं रहूंगा, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर। तू अकेली नहीं है बेटी। शायद देर हो गई ये समझने में, पर अब नहीं। तुझे भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो पूजा को मिलता है। मैं अब सब ठीक करूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ पूजा को बड़े लाड प्यार से रखती है, क्योंकि पूजा उसकी सगी बेटी थी। अरे पूजा बेटा, तू इतनी सुबह कैसे उठ गई? अभी तो सूरज भी पूरी तरह निकला नहीं है। तुझे तो रोज देर से उठने की आदत है। आज कुछ खास है क्या? देख बेटा, तू इतना काम मत किया कर, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। पर सच बताऊं, तुझे ऐसे देखकर मन खुश हो जाता है। घर में जब बेटी सुबह की शुरुआत करे ना, तो लगता है घर अपने आप संवर जाता है। तू ही तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। वो कलमुही को तो मैंने खेत भेज दिया। माँ, आज आँख जल्दी खुल रही, सोचा कि अब उठ ही जाती हैं। वैसे माँ, खाना रेडी है, मुझे बाहर जाना है कुछ काम से। माँ पूजा को प्यार से देखने लगी। उसके चेहरे पर संतोष था। सूरज अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। घर में एक पल के लिए सब कुछ बहुत शांत और प्यारा लग रहा था, जब तक कि अनन्या नहीं थी। वही अनन्या और उसके थे खेत में। एक दिन पूजा अपने कॉलेज के दोस्त से बाहर मिलने जाती है, जो कि वह एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। यार राज, कब तक हम ऐसे चुप चुप के मिलेंगे? मुझे लगता है कि हमें अब आगे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए। तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे डर भी लगता है कहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी यही लगता है। आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए। मैं अपने घर में बात करूंगा तुम्हारे लिए, मतलब हमारी शादी की। और हाँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लोग या मेरे घर वाले कुछ भी बोले, लेकिन मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। अब हमें भी हमारा भविष्य देखना है। ये समझ और ये लोगों की मैं फिक्र नहीं करता। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वक्त यही तो मेरे पास नहीं है। हर दिन एक नई बात सुनने को मिलती है, एक नई नजर, एक नया शक। तुम कहते हो घर बनाना मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन मैं रोज बिना घर के जी रही हूँ। मेरा घर सवालों से भरा है। मैं ये भी मानती हूँ कि अनन्या को सच जानने का हक है, लेकिन हर सच हर उम्र के लिए नहीं होता। कभी कभी सच धीरे धीरे बताया जाता है, ताकि वो जिंदगी को संभाल सके। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रही कि तुम सब कुछ एक झटके में तय कर लो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ये समझो, मैं भाग नहीं रही, मैं सामना कर रही। तुम्हारी बातों में डर है और मैं उस डर को हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ये भी कहना होगा कि शादी किसी डर का इलाज नहीं होती। अगर हम ये फैसला सिर्फ समाज के दबाव में लेते हैं तो कल को वही समाज हमें और कसकर पकड़ लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीछे हट रहा हूं, मैं बस ये समझना चाहता हूं कि क्या हम सच में एक सच्चा घर बना पाएंगे या सिर्फ एक जवाब, क्योंकि जवाब बनकर रह जाना आसान है। दोनों चुप हो गए। सड़क खाली थी, लेकिन हवा में सवाल तैर रहे थे। जवाब अभी नहीं आया था, लेकिन ये तय हो चुका था कि अब कोई भी फैसला आसान नहीं होगा। पूजा फिर अपने घर को चल देती है। पहुंचते ही उसने देखा। अरे ओ अन्या, जरा इधर आना। कब से देख रही हूँ, तेरी वजह से इस घर में चैन नाम की चीज ही नहीं बची। पूजा ने देखा कि माँ घर ने पूजा को खड़ी खोटी सुना रही थी। आन्या धीरे धीरे उठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। पूजा भी ये सब देख रही थी। क्या समझती है तू अपने आप को? जिस दिन से तू इस घर में आई है, बस कलह ही कलह फैलाई। न ढंग से काम करती है, न ढंग से बात। हर वक्त ऐसा मुंह लटकाए रहती है जैसे दुनिया का सारा दुख इसी के हिस्से में आ गया हो।
माँ मैंने कुछ गलत। माँ मैंने किया क्या है जो आप मुझे इतना खरी खोटी की न्यूज़ सुना रही हो? माँ मत बोल मुझे, तू मेरी बेटी नहीं है। बेटी होती तो घर का मान रखती, तू तो बस बोझ है, बोझ और कुछ नहीं। ये शब्द आन्या के दिल में चुभ गए। वो सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी ऊपर से तेज आवाज में पूजा बोलती है, क्या हुआ माँ? फिर से यही तमाशा चल रहा है क्या? देख रही हो माँ इसे, खुद को कितनी सीधी बनाकर खड़ी है, जैसे इस घर में सब इसकी वजह से नहीं बिगड़ा। आन्या, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे माँ बाप के घर में रहकर भी तू अपने आप को कोई बड़ी चीज समझती है। हर किसी से सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती रहती है। दीदी मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं बस अपना काम। अगर मैं बोझ हूँ तो मुझे यहाँ क्यों रखा है? कहीं और चली जाऊंगी। मैं सौतेली बेटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो। ओह, काम काम तो तू ऐसा करती है जैसे एहसान कर रही हो। तेरी वजह से माँ हर वक्त परेशान रहती हैं। और अब धमकी भी देने लगी। किसने रोका है तुझे? बाहर की दुनिया देखेगी तो पता चलेगा ये घर कितना अच्छा था। सही कह रही है पूजा, इसे तो हम सिर पर बैठाए हुए हैं, वरना इसके बस का क्या है? ना इसका कोई सहारा, ना कोई पूछने वाला। हाँ, बाहर जाकर देख, वहाँ कोई तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगा। कम से कम यहाँ रहकर छत तो मिल रही है। और कुछ ज्यादा ही मुंह चलने लगा है तेरा वो भी में। मेरे सामने इतनी हिम्मत भी आ गई है। ये सुनकर आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। आन्या के हाथ कांपने लगे। उस पल आन्या को समझ आ गया, ये घर उसका नहीं है। यहाँ उसका वजूद सिर्फ जरूरत तक है, प्यार कभी था ही नहीं। वो बिना कुछ बोले वो से चली गई। कुछ दिन यूं ही बीतते रहे। घर में रोज का वही तनाव, वही ताने और अनन्या का चुपचाप सब सह लेना उसकी आदत बन चुका था। सुबह से शाम तक घर और खेत का काम, ऊपर से पूजा और माँ की कड़वी बातें, जैसे जिंदगी हर दिन थोड़ा थोड़ा भारी होती जा रही हो। अनन्या मन ही मन खुद को समझा लेती कि शायद ये वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उस सुबह उसके पिता खेत से लौटे ही थे कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे जमीन पर बैठ गए। जो घर अब तक अनन्या की खामोशी से भरा रहता था, वही घर उस दिन डर और बेचैनी से भर उठा। अनन्या को लगा जैसे एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया थम सी गई हो। बाबा, बाबा आप ऐसे क्यों कांप रहे हो? कल तक तो आप ठीक थे, आज अचानक ये क्या हो गया? आपकी सांस इतनी भारी क्यों चल रही है? आप ही तो थे जो सुबह सुबह खेत चले जाते थे, कहते थे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम नहीं रुकेगा। पर आज तो आप उठ भी नहीं पा रहे। बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो खेत, फसल, हमारा गुजारा सब कैसे चलेगा? मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज सच में डर लग रहा है। आन्या, डर मत बेटा, बाप अभी जिंदा है। पर सच ये है कि इस बार शरीर ने साथ नहीं दिया। ये खेत, ये जमीन, मैंने जिंदगी भर इन्हीं के लिए खून पसीना बहाया। सोचा था जब तक सांस है हल चलाता रहूंगा, लेकिन आज पहली बार लगा कि शायद भगवान इशारा दे रहे। अगर मैं कुछ दिन खेत न जा पाया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। किसी और के भरोसे छोड़ी तो मेहनत का मोल नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कोई अपना, कोई जो ईमान से खेत संभाले। बाबा, मैं लड़की हूँ, मुझे खेतों का क्या अनुभव? मैंने बस आपको दूर से काम करते देखा है, हल चलाते, बीज बोते, पानी देखते हुए। पर अगर बात आपकी है, अगर बात इस घर के पेट की है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे धूप हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं खेत संभालूंगी। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगी, पर इतना वादा करती हूँ कि मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। बस आप ठीक हो जाइए बाबा। आपकी ये जमीन आपकी सांसों से जुड़ी है और अब आपकी सांसों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उनकी आवाज कमजोर थी, जैसे हर शब्द बोलने में दर्द हो रहा हो। आन्या का दिल जोर से धड़कता है। दरवाजे पर खड़ी पूजा की माँ ये सब सुन चुकी थी। वो ताना मारते हुए बोलती है, वाह,
अब ये खेत भी संभालेगी। लड़कियों का काम रसोई तक ही ठीक रहता है। खेती कोई खेल नहीं है, मर्दों का काम है ये। मिट्टी, धूप, पसीना। अगर खेत बिगड़ गए तो नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारे बाबा की तबीयत वैसे ही खराब है, ऊपर से नई मुसीबत। सोच समझ कर कदम उठाना, वरना रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर खेतों में हवा चल रही थी, जैसे आने वाले संघर्ष की आहट दे रही हो। अब अनन्या घर का भी काम संभालती और खेत का भी। दिन निकलने से पहले ही अनन्या खेत में होती थी। अंधेरे में भी उसे हर मेड़ की पहचान थी। कभी पानी लगाती, कभी घास उखाड़ती, कभी टूटी फसल को सहारा देती। सुबह की ठंड, दोपहर की जलती धूप और रात की थकान, सब उसके लिए एक सा हो गया था। रात को घर लौटकर भी उसे चैन नहीं मिलता। उसकी नींद खेत की मिट्टी में बंध चुकी थी। अनन्या के लिए जिंदगी अब बस मेहनत थी। दिन और रात में कोई फर्क नहीं। उसी समय पूजा की कहानी किसी और रास्ते पर चल रही थी। उसके दिन इंतजार में कटते और रातें बातों में। वो छुप छुप कर मिलने जाती, चिट्ठियां पढ़ती, सपनों में खोई रहती। उसे खेत की धूप नहीं जलाती थी, उसे सिर्फ प्रेम की गर्मी महसूस होती थी। वो मान बैठी थी कि प्यार ही सब कुछ है और बाकी जिम्मेदारियां अपने आप संभल जाएंगी। जहां अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी, वहीं पूजा की आंखों में सपने थे। बहन, बुरा मत मानना, लेकिन आज जो कहने आई हूँ वो दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ। मैं रोज देखती हूँ क्या हो रहा है। तुम्हारी सगी बेटी पूजा, वो सीधी नहीं है जैसी तुम समझती हो। शाम होते ही वो न जाने किस बहाने घर से निकल जाती है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वो उसी लड़के के साथ घंटों खेत की मेड़ के पास बैठी रहती है। गांव में बातें फैलने लगी हैं, और जब बातें फैलती है ना, तो इज्जत पर दाग लगते देर नहीं लगती। और जरा इस अनन्या को देखो, ये तुम्हारी सौतेली बेटी होकर भी घर का पूरा बोझ उठाए घूम रही है। सुबह सबसे पहले उठती है, खेत जाती है, घर संभालती है, तुम्हारे आदमी की तबीयत का ध्यान रखती है, और फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। इसे देख के लगता ही नहीं कि ये किसी की सौतेली है। कभी कभी खून के रिश्ते भी फेल हो जाते हैं और कर्म से बने रिश्ते जीत जाते हैं। मैंने जो देखा वही कहा, आगे तुम्हारी समझ। तू जो कह रही है वो सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। मैं हमेशा यही सोचती रही कि पूजा मेरी सगी है तो गलती कैसे कर सकती है। शायद इसी भरोसे में मैं अंधी हो गई। और अनन्या, जिसे मैंने हमेशा पराया समझा, उसी ने मेरे घर को अपना समझकर संभाला। जब सब सोते हैं तब ये जागती है। आज समझ आ रहा है कि माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। माँ वो होती है जो देखे, समझे और इंसाफ करे। अगर पूजा सच में गलत रास्ते पर है तो मेरी ही गलती है कि मैंने उसे कभी टोकना जरूरी नहीं समझा। और अगर अनन्या इतनी मेहनत के बाद भी चुप है तो शायद उसके अंदर का दर्द हम सबसे बड़ा है। आज पहली बार मुझे अपने फैसलों पर शर्म आ रही है। माँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में शांति बनी रहे। मैं सौतेली हूँ, ये बात मुझे हर दिन याद रहती है, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने मेहनत इसलिए की क्योंकि ये घर मेरा भी है। अगर दीदी खुश हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन खुशी और गलत रास्ते में फर्क होता है। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, बस चाहती हूँ कि सच सामने आए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मैं आज भी वही करूंगी जो रोज करती हूँ, काम, जिम्मेदारी और खामोशी। माँ की आंखों में नमी थी और अनन्या की नजर जमीन पर टिकी हुई। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। माहौल बदल चुका था। अरे वाह, लगता है मेरे बिना ही कोई पंचायत चल रही है। माँ, ये पड़ोसन यहाँ क्या कर रही है? और अनन्या, तू इतनी चुप क्यों बैठी है? कुछ गलत हुआ है क्या? या फिर हमेशा की तरह मेरी ही बुराई हो रही है? मुझे समझ नहीं आता। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ,
किसी ना किसी को मिर्ची क्यों लग जाती है? क्या अब सहेली के घर जाना भी गुनाह हो गया है? या फिर खेत के पास से गुजरना मना है? माँ, आपने तो हमेशा मुझ पर भरोसा किया है ना, फिर आज ये सब सवाल क्यों? कहीं किसी ने कान तो नहीं भर दिए? और अनन्या, तू तो रोज मेहनत की मूरत बनी रहती है, आज अचानक इतनी सीधी क्यों? कुछ कहना है तो सामने कह, पीछे से बात बनाना तेरी आदत तो नहीं है। पूजा, आज बात घुमा फिरा कर नहीं होगी। जो सवाल है उसका जवाब चाहिए। गांव में बातें चल रही हैं और मैं आंख मूंद कर बैठी रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। तू सच सच बता, क्या तू किसी लड़के से मिलती है? क्या तू हमें बताए बिना कहीं जाती है? मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, लेकिन झूठ और सच्चाई में फर्क करना जरूरी है। और एक बात ध्यान रख, भरोसा एक बार टूटे तो दोबारा जोड़ने में वक्त लगता है। आज मैं तुझे माँ बनकर पूछ रही हूँ, दुश्मन बनकर नहीं। अगर कुछ गलत नहीं है तो साफ बोल, और अगर है तो मान लेने में ही समझदारी। तो बात यहाँ तक पहुंच ही गई। पड़ोसन ने कह दिया और आपने मान भी लिया। यही फर्क है मुझ में और अनन्या में। वो खामोशी से सब सह लेती है और मैं सवाल करूं तो गलत हो जाती हूँ। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि मुझे इस घर में दम घुटता है। हर वक्त ताने, हर वक्त तुलना। और वो लड़का, वो मेरा दोस्त है, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। लेकिन गांव को दोस्ती कहाँ समझ आती है? आप लोग मेरी आजादी को ही गलती समझ बैठे हैं। अगर मैं हंसूं, बाहर जाऊं, अपनी जिंदगी जीऊं तो बच्चलन हो जाती हूँ। और अनन्या खेत में काम करे तो देवी। दीदी, मैंने कभी आपकी बुराई नहीं की। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हर काम का असर पूरे घर पर पड़ता है। आपकी आजादी से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब लोग उंगली उठाने लगे तो दर्द सबको होता है। मैं मेहनत इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे यही रास्ता समझ आया। आप जो रास्ता चुन रही है उसका फैसला आपको ही करना है। मैं बस चाहती हूँ कि माँ रोए नहीं और इस घर की इज्जत सुरक्षित रहे। कुछ दिन बाद अनन्या के बाबा की भी तबीयत ठीक हो गई और अनन्या की वजह से खेत में फसल भी अच्छी उग रही थी। अब उसकी सौतेली माँ को समझ आ गया था, वो मेरी भले ही सौतेली बेटी है, लेकिन मेरी सगी बेटी से कहीं बढ़कर है। अब वो अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। मैं सूरज ढलने लगा था। बहस की आग अब राख बन चुकी थी। माँ, शायद मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे कामों का असर आप पर और इस घर पर पड़ेगा। मैंने कभी अनन्या को दुश्मन नहीं समझा, बस जलन हो गई थी। उसकी मेहनत, उसकी चुप्पी मुझे मेरी कमजोरियां दिखाती थी। मैं वादा करती हूँ, अब कुछ नहीं छुपाऊंगी। अगर गलती होगी तो मानूंगी। मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को सही साबित करने का। और अनन्या, मुझे माफ कर दो। पूजा, आज मैंने न तुझे हारा हुआ माना है न जीता हुआ। आज मैंने बस एक माँ की तरह सोचा है। गलती करना इंसान का हक है, लेकिन उसे समझना और संभालना जिम्मेदारी है। तू अगर किसी से बात करती है, दोस्ती करती है, तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन झूठ से, छुपाव से और लापरवाही से है। इस घर की इज्जत किसी एक की नहीं, सबकी है। और अनन्या, आज से इसे सौतेली मत समझना, ये इस घर की रीढ़ है। आज से नियम साफ हैं, सच बोला जाएगा, भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा। जो गलत है उसे सुधारा जाएगा और जो सही है उसे दबाया नहीं जाएगा। अनन्या की लगन रंग लाई। पूजा की समझदारी ने रिश्तों की दरारें भर दी और माँ के चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया। टूटे रिश्ते जुड़ चुके थे और हर कोई जानता था, जब घर एक हो जाए तो किस्मत भी साथ देती है।